सांप ने अपनी दो शाखा ज़ुबान मुंह से बाहर निकाल कर लहराई, अपने फन को थोड़ा सा पीछे की जानब झुकाया और पूरी कुव्वत से आगे की जानब होके अपने मुंह का लुआब उमरदीन पर उछाल दिया। सांप का लुआब सीधा उमरदीन के हाथ पर गिरा। इसे अपने हाथ पर जलन का एहसास हुआ और वो दर्द से कराहने लगा। इसने पौधे को एक जानब फेंक कर अपने हाथ को जल्दी से कपड़ों से साफ़ किया, लेकिन दर्द की शिद्दत बरकरार रही। सांप की सिसकारियाँ जारी थीं, जैसे वो इसे मज़ीद मुकाबले का चैलेंज दे रहा हो। उमरदीन को अब एहसास हो गया था कि सांप को रास्ते से हटाना इतना आसान काम नहीं जितना वो सोच रहा था। इसने सांप को वहीं छोड़ा और दाएं बाएं देखा। दोनों जानब धान के खेत थे, जिनमें ताज़ा पौधे लगाए गए थे। धान की फसल नश्मोनुमा के लिए बेहद पानी मांगती है, इसलिए खेतों में तकरीबन 1.5 फुट तक पानी खड़ा था। सांप की मुसीबत से बचने के लिए उमरदीन के पास अब खेतों में उतरने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो अपनी दाईं जानब मौजूद खेत में उतरा तो उसकी टांगें घुटनों तक पानी में डूब गईं। उसके पांव दलदली मिट्टी में धंस गए। इसने पांव ऊपर उठा के आगे बढ़ने की कोशिश की तो मन के भारी हो गए। मरता क्या ना करता बेचारा उमरदीन ज़ोर लगा के अपने आप को धकेल कर आगे बढ़ता रहा, लेकिन मुसीबतें इसके सामने मुंह खोले खड़ी थीं। अचानक उसका पांव फिसला और वो शराब की आवाज़ के साथ खेत में गिर गया। उमरदीन जल्दी उठा। उसके सारे कपड़े पानी से लिथड़ गए थे। इसने घबराहट में अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। इसके यूं चलने से पानी में उभरने वाली शराब की आवाज़ रात के सन्नाटे की खौफनाकी में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। इस सारी गैर मुतवक्को सूरत हाल ने बेचारे के औसान ख़ता कर दिए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रात इस पर इतनी भारी पड़ेगी। पानी में कुछ देर अंधाधुंध चलने के बाद जब इसे महसूस हुआ कि वो सांप से काफ़ी आगे निकल आया है, तो वो खेत से निकल के दोबारा पगडंडी पर आ गया। पीछे मुड़ के देखा तो सांप गायब हो चुका था। उसने एक नज़र अपना जायज़ा लिया। सर से पांव तक वो मिट्टी में लथड़ चुका था। चंद लम्हे सांस बहाल करने के बाद उसने दोबारा गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसकी हालत पहले ही ख़राब थी। रही सही कसर इस एडवेंचर ने निकाल दी। पजमुर्दा कदमों से हौले हौले वो चला जा रहा था, हत्ता के नीली हवेली के करीब आ गया। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मिट्टी में लथड़ा थोड़े से बाजू खोले आहिस्ता जिस अंदाज से वो चल रहा था, अगर उस वक्त कोई राहगीर इसे देख लेता तो इसे भी नीली हवेली का ही कोई भूत समझता। उमरदीन वारिस अकरम की मौत और अनसर रियासत से पेश आने वाले वाक़े से तो आगाह नहीं था, लेकिन गांव का बासी होने के नाते इसे इतना ज़रूर पता था कि नीली हवेली असेब ज़दा है। इसलिए जब वो नीली हवेली के करीब पहुंचा तो फितरी तौर पर खौफ इस पर गालिब आ चुका था। वो ज़ेरे लब मुख्तलिफ विरद पढ़ रहा था। नीली हवेली के करीब आते ही चाँद की मध्यम रोशनी भी ज़्यादा गहरी हो गई थी, जो अब इसे एक हयोले की मानद लग रही थी। उमरदीन ने ज़ेरे लब विरद तेज़ कर दिए। वो तेज़ी से नीली हवेली पार करना चाहता था, लेकिन इसके भारी भरकम कदम आड़े आ रहे थे। अभी वो नीली हवेली के मरकज़ी दरवाज़े के करीब पहुंचा ही था कि इसे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। इसने आंखें फाड़ कर इधर उधर देखा, दाएं बाएं देखा, आगे पीछे कोई नज़र न आया। उसने इसे अपना वहम समझा और नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, मगर दौड़ने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो पूरी तवज्जो से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर इसे महसूस हुआ कि दौड़ने की आवाज़ इधर उधर से नहीं बल्कि नीली हवेली के अंदर से आ रही है। उमरदीन का दिल धक धक करने लगा। इसने नीली हवेली की जानिब देखना शुरू कर दिया, जो रात के वक्त बहुत खौफनाक लग रही थी। दौड़ने की आवाज़
तेज़ी से नीली हवेली के मरकज़ी दरवाज़े की जानब बढ़ रही थी। गैर इरादी तौर पर इसके चलने की रफ्तार धीमी हो गई। यूँ लग रहा था जैसे तजस्सुस और खौफ ने मिलकर इसके पाँव पकड़ लिए हैं। दौड़ने की आवाज़ हवेली के मरकज़ी दरवाज़े के पास आती जा रही थी, इसलिए उमरदीन का सारा ध्यान दरवाज़े पर मरकूज़ हो गया। वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ आने वाले मंज़र की पेशबीनी कर रहा था कि क्या होने वाला है। अचानक नीली हवेली के सुराखदार आहनी दरवाज़े से कोई धड़ाम से टकराया। इस तसादम की गूंजदार आवाज़ ने फ़ज़ा की तिलस्माती खामोशी तोड़ दी। उमरदीन खौफ के मारे उछल पड़ा। इसका दिल इतने ज़ोर से धड़का जैसे अभी सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। इसने दरवाज़े की तरफ देखा तो इसे पीले कपड़ों में मलबूस बिखरे बालों वाली एक लड़की दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उमरदीन के लिए ये मंज़र बहुत ही भयानक था। सुनसान रात में, सुनसान रास्ते पर, सुनसान हवेली में एक अकेली लड़की की मौजूदगी इसके औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी थी। इसकी ज़ुबान पर यकायक आल तू बलाल तू, आल तू बलाल तू, आल तू जलाल तू, आई बलाल टाल तू। इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने आओ देखा न था पूरी कुव्वत से दौड़ लगाती। रास्ते में वो एक दो बार लड़खड़ा कर गिरा भी, मगर फिर हिम्मत करके दौड़ता रहा। मदद की आवाज़ें यकदम नस्वानी चीखों और फिर मकरूह कहकों में तब्दील हो गईं। फिर अचानक हर तरफ गहरी खामोशी छा गई, मगर उमरदीन पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा। इसे अपनी जान बचाने की बस यही एक सूरत दिखाई दे रही थी। वो भागता रहा ताकि घर पहुंच गया। बुरी तरह हाँफते हुए वो धड़ाम से अपने घर के दरवाजे से टकराया और बेहोश हो गया। सूरज की रोशनी फैलते गांव में उमरदीन का किस्सा भी फैल चुका था। हर तरफ खौफ की फ़ज़ा थी। लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे थे। कुछ लोगों के मुताबिक वो कोई लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल थी जो लड़की का रूप धार कर उसे अपनी जानब बुला रही थी। अगर उमरदीन उसके पास चला जाता तो यकीनन उसका हशर भी अकरम और वारिस जैसा होता। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने दौड़ लगा दी, वरना कुछ भी हो सकता था। लोग तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि उमरदीन की हालत ठीक नहीं थी, उस पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं। महल्लेदार भागकर इमाम मस्जिद को बुला लाए। उन्होंने आकर दम फूंका और अजान दी तो उमरदीन को कुछ अफाका हुआ और वो गहरी नींद सो गया, वरना उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। खौफ एक बार इंसान पर तारी हो जाए तो आसानी से नहीं उतरता, सो यही उमरदीन पर बीत रहा था। नीली हवेली के आसेब का गांव वालों को अक्सर व बेशतर सामना रहता था, मगर हालिया दिनों में उनमें इजाफ़ा हो गया था। इसी बात ने लोगों के खौफ में इजाफ़ा कर दिया था। दूसरी जानिब इलेक्शन सर पर आने की वजह से चौधरी उमर दराज की हवेली की रौनकें भी बढ़ गई थी। शहर की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और कारोबारी हजरात की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया था। अंसर रियासत को मिलने उसकी दुकान पर गया तो उसने उसे गुज़श्ता रात उमरदीन से पेश आने वाला वाक़या सुनाया। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अंसर खामोशी से सारी तफसीलात सुनता रहा। यार रियासत, ये परेशान करने वाली बातें छोड़, मेरा कहीं घूमने को दिल चाह रहा है। अंसर ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, आराम से बैठी रहने वाली चीज़ नहीं है तुम। रियासत बोला। बहरहाल बताओ कौन सी जगह जाना है, कोई ऐसी जगह जो मैंने पहले ना देखी हो। अंसर ने कप ट्रे में रखते हुए कहा। हमें मिस्र जाने का इरादा है क्या? रियासत ने शरारतन कहा। यार मजाक मत कर, मैं वाकई कहीं सैर के लिए जाना चाहता हूँ। इतने दिन हो गए हैं घर रह के बेजार हो गया हूँ, अंसर ने जमाई लेते हुए कहा। रियासत ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि बाज़ार के कुछ लोग आ गए। वो सब इलेक्शन के सिलसिले में होने वाली मीटिंग के लिए चौधरी उमर दराज की हवेली जा रहे थे और रियासत को भी साथ ले जाने के लिए ज़ोर लगा रहे थे। रियासत टोल में मसरूफ़ था, मगर अंसर के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो उठा और उसने उनके साथ जाने की हामी भर ली। उसकी बात सुनकर रियासत का मुंह खुले का खुला रह गया। घबराओ मत, मैं किसी बखेरे में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि
चौधरी उमर दराज से माजरत कर लूँ, शायद इस दिन उसकी इतनी गलती ना हो और मैंने ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल दिखाया हो। अनसर की बात सुनकर रियासत ने इस बात में सर हिला दिया और खुशी खुशी उसके साथ चौधरी उमर दराज की हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। इसने दुकान मुलाजिम के सुपुर्द की और चल पड़ा। चौधरी उमर दराज की हवेली पहुँचे तो वहाँ लोगों का जमे गफ़ीर था, मगर ख़ुद वो नज़र नहीं आ रहा था और ना उसके मुलाजिम। हालनुमा जिस कमरे में सब लोग बैठे थे वहाँ लोगों के तरह तरह के तबसरों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इन्हें बैठे काफ़ी देर हो गई मगर चौधरी उमर दराज ना आया। अनसर उकता कर उठ खड़ा हुआ और रियासत को बाहर निकलने का इशारा किया। सुबह के 10 बज रहे थे मगर सवाए हाल के पूरी हवेली में खामोशी थी। बाहर निकलकर अनसर ने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। भाई कुछ बताओगे, हम कहाँ जा रहे हैं? रियासत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। चौधरी उमर दराज हवेली के अंदर है, वहीं इससे मुलाकात करके वापस चलते हैं। अनसर ने इसे समझाने के अंदाज में कहा, वाह मान ना मान मैं तेरा परौना। चौधरी चोरों की तरह मिलने जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रियासत ने घबरा कर कहा, फ़िक्र ना करो, कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूँगा। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं बल्कि अमनो आश्ती का पैगाम लेकर आए हैं। अनसर ने आगे चलते हुए कहा, या अल्लाह रहम, जब तक उस लड़के के साथ हूँ जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ तेरी अमान में है। रियासत ने ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी। शश शश। अनसर ने होठों पर उंगली रखते हुए उससे खामोश रहने का इशारा किया। गिरदोपेश का जायज़ा लेते वो हवेली के पिछले हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ कुछ कमरे नज़र आ रहे थे। अनसर बड़ी एहतियात से एक एक करके तमाम कमरे देख रहा था। रियासत का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसे अभी तक अनसर के इस तरह चौधरी उमर दराज की हवेली की तलाशी लेने की वजह समझ नहीं आई थी। तमाम कमरों के वस्त में वाक़ई एक कमरे का दरवाज़ा दूसरे कमरों के दरवाज़ों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। अनसर को गुमान हुआ कि शायद ये कमरा चौधरी उमर दराज का है। दरवाज़ा थोड़ा खुला रह गया था। अनसर ने आराम से इसे धकेल कर अंदर झांका, लेकिन कमरा भी खाली था। बाहर निकलकर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ने ही वाला था कि इसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैलती चली गईं। कमरे में उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर वो ठिठक गया। रियासत बड़ी खामोशी से इसकी तमाम हरकत व सकनात देख रहा था। अनसर दोबारा दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे पीछे हो लिया। ये कमरा दीगर कमरों की निस्बत काफ़ी कुशादा था। कमरे में रखा पुरतयश सामान चौधरी उमर दराज की शान शौकत और शाहाना ठाठ बाढ़ की गवाही दे रहा था। अनसर आहिस्तगी से चलता हुआ बेड के साथ पड़ी टेबल लैंप के करीब आकर रुक गया और उस पर पड़ी टार्च उठा ली। इसे पहचानते हो? उसने धीमी आवाज़ में रियासत से पूछा। हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ। ये एक टार्च है। ये आध फुट के करीब लंबी है। इसके 2 बटन हैं। छोटा बटन कम रोशनी के लिए और बड़ा बटन ज़्यादा रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी टांगें नहीं होती लेकिन फिर भी ये 2 सेलों से चलती है। क्या तुम मुझे यहाँ ये दिखाने लाए हो? रियासत ने आहिस्तगी से इसकी क्लास ले ली। ये मेरी है। अनसर इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा, अगर ये तुम्हारी है तो फिर यहाँ शो पीस की तरह क्यों पड़ी है? रियासत फुल टाइम इसका मजाक उड़ाने के मूड में था। ये देखो, जब ये टूट गई थी तो ये टेप मैंने लगाई थी इसे जोड़ने के लिए। ये इस वक्त मेरे हाथ में थी जब हम खेतों में बेहोश हुए थे। अनसर ने संजीदगी से कहा। इसे संजीदा देखकर रियासत को सूझ गई कि मामला गंभीर है। मेरा पर्स, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ महफूज थी मगर ये गायब थी। मुझे ये बात खटक रही थी कि मेरी टार्च चौधरी उमर दराज की हवेली में क्या कर रही है। अनसर ने कहा, तेरे कहने का मतलब है इसे खाला नेक बख्त का भूत वहाँ से उठा कर लाया है और यहाँ रख दिया है? रियासत ने उसके हाथ में पकड़ी हुई टार्च की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा ही कुछ है। तुम खुद सोचो, हम खेतों में बेहोश हुए थे, फिर ये टार्च यहाँ कैसे आ गई? अनसर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, यह हरकत चौधरी उमर दराज के मुलाजमों की हो सकती है। रियासत बोला, मगर इन्हें टार्च की क्या ज़रूरत? अनसर की बात अधूरी रह गई क्योंकि बाहर से कदमों की आवाज़ आ रही थी जो लम्हा बेलम्हा इसी लम्हे की
तरफ बढ़ रही जहां वो मौजूद थे। रियासत घबरा गया। अनसर ने एहतियात से टार्च वहीं रख दी जहां से उठाई थी। उसने रियासत को इशारा किया कि वो पलंग के नीचे छुप जाए और ख़ुद तेज़ी से कपड़ों की अलमारी की आड़ ले ली। यकदम दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। रियासत दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि इन दोनों को कोई देख ना ले, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हैरत की बात है, नौवारद ने उधर उधर नज़रें घुमा के देखते हुए कहा, चौधरी साहब अपने कमरे में भी नहीं हैं। रियासत ने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो गाँव ही का एक आदमी था जो चौधरी उमर दराज को ढूंढता हुआ इधर आ निकला था। उसने खाली कमरे को देख के उसका दरवाज़ा बंद किया और वापस चला गया। उसके जाने के बाद अनसर अलमारी की ओर से बाहर निकल आया। रियासत भी लुढ़कता हुआ पलंग के नीचे से बाहर आ गया। कमरा बंद करके अनसर आगे बढ़ गया। दोनों ने बड़ी होशियारी से हवेली का जायज़ा लिया, मगर हर कमरा खाली मिला। चौधरी उमर दराज हवेली में नहीं था और ना ही उसका कोई मुलाजम। पूरी हवेली खाली थी, सवाए हाल के जहां लोग बैठे थे। दोनों दोस्त हवेली के पिछले हिस्से से निकलकर हाल के सामने खड़े हो गए। कुछ लोग हाल के बाहर भी कुर्सियां बिछाए बैठे थे। चौधरी उमर दराज की गाड़ी हवेली में खड़ी थी। इस लिहाज से इसे हवेली में ही मौजूद होना चाहिए था। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि चौधरी उमर दराज कहाँ है कि अचानक हाल चौधरी उमर दराज जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। चौधरी उमर दराज बाहर से नहीं आया था, बल्कि हवेली के अंदर से ही बरामद हुआ था। दोनों ने हवेली का एक एक कमरा नहायत एहतियात से देखा था, लेकिन इन्हें चौधरी उमर दराज कहीं नज़र नहीं आया। मगर अब वो अपने 5 मुलाजमों के साथ हाल में जलवागर था। अलबत्ता उसकी नाक सूजी हुई थी, जैसे किसी ने इससे ज़ोरदार घौंसा रसीद किया हो। रियासत भी हैरत के समंदर में डुबकियां खा रहा था। बहरहाल दोनों सतूनों की आड़ लेके हवेली से बाहर निकल गए और वहां से सीधे दुकान पर जा पहुंचे। अंदर बैठते ही रियासत ने मुलाजम को खाना खाने भेज दिया। रियासत चौधरी उमर दराज की हवेली से टार्च मिलने और इसकी पुरअसरार तरीके से हाल में आमद पर हैरत ज़्यादा ज़रूर था, लेकिन वो इसे गैर मामूली वाक़या नहीं समझ रहा था। हो सकता है टार्च इसके किसी मुलाजम के हाथ लगी हो और उसने लाकर चौधरी उमर दराज के कमरे में रख दी हो, लेकिन चौधरी उमर दराज की पुरअसरार आमद इसे हज़म नहीं हो रही थी। जहाँ तक मुझे समझ आई है, तुम चौधरी उमर दराज से माफ़ी मांगने नहीं गए थे। रियासत की बात सुनकर अनसर ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया। बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा, अनसर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी एक एक राग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारा वहाँ जाने का मकसद कुछ और था। रियासत ने उसकी जानब देखते हुए कहा, मैं बस एक नज़र इसकी हवेली देखना चाहता था और कुदरत ने खुद ब खुद इसका बंदोबस्त कर दिया। अनसर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम क्या करोगे? रियासत ने पूछा। पता नहीं, अनसर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मुझे तुम पर एतबार नहीं, क्योंकि तुम जब भी कुछ करते हो तो बहुत बुरा करते हो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए, अम्मा के साथ कहीं जाना है, इसलिए अब कल दोबारा मिलेंगे। अनसर ये कहकर दुकान से बाहर निकलने लगा तो रियासत ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो तुमसे एक ज़रूरी बात करना थी, चाचे फरमान की बेटी के मुतल्लक। रियासत की बात सुनकर अनसर इसकी जानब इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगा। यार, वो चाचे फरमान ने बताया है कि क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो चौधरी उमर दराज से उधार पैसे मांगने गया तो उसने इसे रुपए देने का वादा किया, लेकिन साथ ही इसकी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया। क्या? रियासत की बात ने अनसर को हैरान कर दिया। चाचा फरमान ना माना तो उसने उसे धमकियां भी दी थीं। और तुम ये बात मुझे आज बता रहे हो? मुझे भी आज ही पता चली है। हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। नहीं यार, चाचा फरमान अली ने इससे सख्ती से मना किया है कि ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी रही सही इज़्ज़त का भी जनाजा निकल जाएगा। मैंने एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें बता दिया और
तुम भी इस बात का अब राज ही रखना। अनसर ने रियासत की बात का कोई जवाब न दिया, लेकिन इस बात ने इसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। रात तेज़ी से भाग रही थी, लेकिन अनसर को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर वो तंग आ चुका था, तो लाइट ऑन करके कमरे में टहलने लगा। इसकी पुरतजस्सुस आदत ने इसे बहुत बेचैन कर रखा था। इसके जहन में मुख्तलिफ़ सवाल गर्दिश कर रहे थे। हवेली खाली थी तो चौधरी उमर दराज कहाँ से टपका? उसकी टार्च खेतों से चौधरी उमर दराज की हवेली में कैसी पहुँची? जिस बदरू को देखकर वो बेहोश हुआ था, अगर वो चौधरानी नेक बख्त की थी तो इसने इसे नुकसान क्यों ना पहुंचाया? क्या बदरूहें इतनी समझदार होती हैं कि अपने और पराये में पहचान कर सकें? बाज़ार में तलख कलामी के बाद क्या वाकई चौधरी उमर दराज ने हमें डराने के लिए हमारे घर में चोरी कराई? क्या चौधरी उमर दराज सचमुच चाचे फरमान की बेटी के अगवा में मुलव्वस है? चौधरानी नेक बख्त की बदरूह बहुत डील डोल वाली थी। उमरदीन ने जिस रूह को देखा वो जवान थी। क्या बदरूहें कई कई शक्लें बदल सकती हैं? आखिर नीली हवेली के आसेब का राज क्या है? चाचा फरमान की बेटी और दीगर बच्चे गांव से कैसे गायब हुए? कहाँ गए? गांव में आखिर हो क्या रहा है? अनसर के दिमाग में बहुत से सवालात हवा के बगोलों की तरह तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। मुस्तरब इंसान को नींद कहाँ आती है, इसलिए वो कमरे में चक्कर पे चक्कर काट रहा था। जवाबात की तिश्ना तलबी के बाद प्यास ने इसे आन घेरा तो किचन का रुख किया। पानी पीकर वापस आकर बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक ने इसको मुंतशिर ख्यालों से की दलदल से बाहर निकाल दिया। इसने जल्दी से किताब हाथ में पकड़ ली। अगले ही लम्हे मास्टर हमीद कमरे में दाखिल हो गए। वो कमरे में लाइट रोशन देख कर आ गए थे। अनसर ने इन्हें यह तासर देने की कोशिश की कि वो किताब पढ़ रहा है। खैर तो है बेटा, रात के इस वक्त तक जाग रहे हो? जी अब्बा, सब खैर है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के बहुत से रूहानी और तिब्बी फ़ायदे हैं अनसर बेटा। सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ने से इंसान को बहुत जहनी सुकून मिलता है। नमाज़ पढ़ने से इंसान का ताल्लुक़ अपने खालिक से बहुत मजबूत होता है। जी अब्बा। मास्टर हमीद की बातें सुन के अनसर ने अदब से कहा, वो अब्बा, आपसे एक बात पूछनी थी। जो मर्ज़ी पूछो मेरे बेटे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एक इंसान के सामने अगर जुल्म हो रहा तो इसे क्या करना चाहिए, जबकि इसे ये भी पता हो कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने से वो ख़ुद मुश्किलात में फंस सकता है। बेटा, हमारा दीन हमें मायूस होना नहीं सिखाता। जो जुल्म करते हैं अल्लाह इनसे बहुत बड़ा है। जब किसी ज़ालिम के जुल्म का सिलसिला दराज हो जाता है तो वो ज़ात उसके जुल्मों का पर्दा चाक करने का ऐसा बंदोबस्त करती है कि इसके कानों तक को ख़बर नहीं होती। मास्टर हमीद ने अनसर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, हालात चाहे जितने भी गंभीर हों, एक मुसलमान की सलाहियतों का इम्तिहान मुश्किलात में ही होता है। वो कभी मुश्किलात का सामना करने से नहीं घबराता। इंसान अपने मजबूत अज़म और हिम्मत से कुछ भी कर सकता है। तो ये मुश्किलात क्या चीज़ हैं? जी अब्बा, अनसर ने सर हिलाते हुए कहा। बेटा, बुराई कभी मुस्तकिल नहीं रहती, वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचती है। ज़िंदा सिर्फ़ अच्छाई रहती है और अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया कायम है। ज़ालिम चाहे कितना बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने मज़लूमों और अच्छे लोगों की हमायत का ऐलान कर रखा है। मास्टर हमीद ने कुछ तवक़्फ़ किया। बेटा, जहाँ बुराई होती है अच्छाई की इब्तिदा भी वहीं से होती है। वो अपने अच्छे बंदों को आज़माता ज़रूर है, मगर आखिर में फ़तह इन्हीं की झोली में डालता है। ये फ़ैसला लोगों ने करना होता है कि वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं। मास्टर हमीद खामोश हो गए। जी अब्बा, अनसर ने मुअद्दबाना अंदाज़ में सर हिलाते हुए कहा। अब सो जाओ, सुबह के लिए उठना भी है। मास्टर हमीद ने मुस्कुराते हुए अनसर के कंधे थपथपाए और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अब्बा की बातों ने अनसर में एक नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया था। वो अपने
आपको अज़म की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ा महसूस कर रहा था, जैसे उसके सारे खदशे दूर हो चुके हों। वो इरादा कर चुका था कि वो गांव में होने वाली पुरअसरार वारदातों के पीछे छुपे अनासर को बेनकाब करेगा और इसके लिए एक जगह का तफसीली मुआयना करने की ज़रूरत थी। इसका दिल मुतमिन था कि जिस अच्छे काम की इब्तिदा वो करने जा रहा है उसमें उसकी मुआवन वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अनसन मास्टर हमीद को अपनी जहनी कैफियत से अनसन ने मास्टर हमीद को अपनी जहनी कैफियत से आगाह नहीं किया था। इसे खदशा था कि अगर वो ये बातें अपने वालिदैन को बताएगा तो यकीनन वो परेशान हो जाएंगे। उसने आज रियासत से भी ये बात छुपाई थी कि वो चौधरी उमर दराज की हवेली क्यों गया था। दरअसल उसके जहन में एक ख्याल कुल बुला रहा था। चौधरी उमर दराज की हवेली में जाने का बहाना बना तो उसने वहाँ जाने में देर न लगाई। अलबत्ता वहाँ उसकी टार्च की मौजूदगी ने उसके ख्याल को तक़वियत दी। अंसर की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने एक बार फिर नीली हवेली जाने का फ़ैसला कर लिया। अंसर ने रियासत को अपने मंसूबे से आगाह किया तो वो थर थर कांपने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नीली हवेली में तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मौजूद है? मुझे यकीन है वहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो हमारी निगाहों से ओझल है। क्या मतलब? रियासत ने सवालिया अंदाज में पूछा। मतलब ये कि नीली हवेली की एक बदरूह को शायद मैं जानता हूँ। क्या कह रहे हो? रियासत हैरत से इसका मुंह तकने लगा। वही जो तुम सुन रहे हो, और मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसे एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखूं। अंसर आंखें बंद करते हुए बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम छोटी चौधरानी के भूत से मिलना चाहते हो? रियासत अभी तक हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। नहीं, वो कोई और है। अंसर की आंखों में गैर मामूली चमक उभर आई। कौन है? कौन है वो? रियासत ने बुखलाई आवाज़ में पूछा। मैं जो कहने जा रहा हूँ इसे नहायत गौर से सुनो। शायद तुम मेरी बात का यकीन न करो। मुझे भी इसकी सदाकत का महज गुमान ही है। इसीलिए इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने नीली हवेली में जाने का फ़ैसला किया है। अंसर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। बात तो बताओ। रियासत ने हकलाते हुए जग से पानी का एक गिलास भरा और छोटे छोटे घूंट लेकर पीते हुए कहने लगा। इसके जहन में यही कश्मकश चल रही थी कि आखिर अंसर कौन सी बात करने वाला है। उधर अंसर भी अपने ही ख्यालात में गुम था कि बात का सिरा कहाँ से ढूंढे। तुम्हें वो बदरू याद है जिसे देखकर हम बेहोश हुए थे? रियासत ने इस्बात में सर हिलाया। मुझे लगता है वो कोई बदरू नहीं बल्कि चौधरी उमर दराज का मुलाजम था। अंसर की बात सुन के रियासत को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़कर उंगलियां स्विच बोर्ड में घुसेड़ दी हों। पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया, फर्श से टकराया, छन्नाके की आवाज़ उभरी और उसकी किरचियाँ बिखर गईं। अंसर ने इसका रद्द-ए-अमल नज़रअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। यकीनन तुम्हारे जहन में ये सवाल होगा कि ये सब मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ। इस बदरू को देखकर मेरे भी औसान ख़ता हो गए थे, लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने एक ऐसी बात नोट की थी जो मुझे अभी तक चैन नहीं लेने दे रही। इस बदरू के सर से खून के सुरख सुरख कतरे टपक रहे थे, जिसकी वजह से इसके बाल जिल्द के साथ चपक गए थे। होश खोने से पहले मुझे अच्छी तरह याद है मेरी नज़र इसके बाएं कान पर पड़ी थी। इस बदरू का कान हूबहू चौधरी उमर दराज के मुलाजम के कान जैसा था, जिसे लोगों के बकौल किसी बदरू ने चबाया था। और कल मैं चौधरी उमर दराज की हवेली इस मुलाजम को ही देखने गया था, लेकिन वहाँ टार्च की मौजूदगी ने मेरे ख्यालात को मज़ीद तक़वियत दे दी। अंसर ने कुछ तवक़्क़ुफ़ किया और रियासत की जानब देखा, जो अभी तक इसे खोई हुई नज़रों से देख रहा था। क्या बदरूहें एक दूसरे का कान नहीं चबा सकती? यहाँ पर इंसान के कान खाने से बाज नहीं आते, और बदरूहें तो ज़्यादा बदतमीज़ होती होंगी। वो कानों के साथ पता नहीं क्या क्या खाती हों।
होंगी। अनसर रियासत के मासूमाना रद्द-ए-अमल पर बेसाख्ता हंस पड़ा। मैं इतनी संजीदा बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाई तुम भी तो मेरे साथ मजाक ही कर रहे हो। अच्छे भले इंसान हो, यूनान जाकर आइंस्टाइन बन गए हो, सुराग निशानी का इतना ही शौक़ है तो महकमा पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? रियासत ने मुंह बसोरते हुए कहा, यार मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे गुमान है कि वो बदरू चौधरी उमर दराज का मुलाजम मक्खा था और इस जाविये से सोचने की मेरे पास एक माकूल वजह यह है कि मेरी टार चौधरी उमर दराज की हवेली से मिली थी। क्या तुम ये बात भूल गए? दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि मेरे घर चोरी भी चौधरी उमर दराज ही ने कराई है। एक दिन पहले मेरी इससे बहस हुई और अगले ही दिन घर में चोर आ धमके और चाचा फरमान की बेटी परवीन को भूल गए। तुमने ही मुझे बताया था कि चौधरी उमर दराज ने रिश्ता ना देने पर चाचा फरमान को संगीन नताज की धमकियां दी थीं। इस बेचारी को आसमान खा गया या ज़मीन नगल निगल गई, अभी तक पता नहीं चल सका। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर मेरा दिल कहता है कि चौधरी उमर दराज अपने चेलों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और इस सब का नीली हवेली से कुछ ना कुछ तल्लक ज़रूर है जिसे वो दुनिया वालों से छुपाना चाहते हैं। अनसर ने संजीदगी से कहा, मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में क्या है। बदरूहों से मिलने का इतना ही शौक़ है तो अकेला जा, लेकिन मुझे इस मामले से दूर रख। तुझे शायद अंदाज़ा नहीं नीली हवेली जाने का मतलब क्या है। रियासत ने घबरा कर कहा, यार रियासत, जब तक मैं इन बातों की तह में नहीं पहुंचता मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम मेरी फितरत से वाकिफ़ हो। चौधरी उमर दराज ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर वालों का जीना मुहाल किए रखा और फिर चोरी भी कराई और अब्बा को ज़ख्मी भी किया। इसलिए मैंने चौधरी उमर दराज की असलियत जानने और उसे ज़माने के सामने लाने का तहिया कर लिया है। जहाँ तक ज़िंदगी और मौत का तल्लक है तो ये बात ज़हन में रखो कि मौत तो हर वक्त मुँह खोले इंसान के पीछे रहती है, इसे बस मौके की तलाश होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, अभी तो तुमने अपने भाई की बारात के आगे नाचना भी है। अनसर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई की बारात? मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है। रियासत ने सर खुजाते हुए कहा, बेवकूफ़, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अनसर ने गुस्से से कहा, क्यों मुझे पागल बना रहे हो? ना तुमने दुल्हन देखी है, ना तुम्हारी मंगनी हुई है, तो बारात कहाँ से आ गई? रियासत ने पॉइंट मारा, इसीलिए तो नीली हवेली जा रहा हूँ। हो सकता है वहाँ कोई खूबसूरत बदरूह पसंद आ जाए तो इसी से शादी कर लूँ। अनसर भी मजाक पर उतर आया, बदरूह भी और खूबसूरत भी? वाह, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? रियासत ने अपना हाथ घुमाते हुए कहा, उमर दीन की बात याद नहीं तुझे? उसने कहा था जिस लड़की को उसने नीली हवेली के गेट पर देखा था वो बहुत खूबसूरत थी। अनसर ने इसे याद दिलाया। हाँ यार, ये बात तो मैं भूल गया था। रियासत ने फिर सर खुजाते हुए कहा, लेकिन नीली हवेली के अंदर तुम जाओगे? क्योंकि मुझे तो बदरूह मिल चुकी है। उसने बेध्यानी में, लेकिन नीली हवेली के अंदर तुम जाओगे क्योंकि मुझे तो एक बदरूह मिल चुकी है। उसने बेध्यानी में भाभी को बदरूह कह दिया। अच्छा, तो भाभी बदरूह है? बताता हूँ अभी भाभी को। अनसर ने सर हिलाते हुए कहा, यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अपनी भाभी को मत बताना मैंने उसे बदरूह कहा है। रियासत ने घबराहट अमेज़ लहजे में कहा, अभी तो मैं ड्रेकोला वाली बात भी नहीं भूला और तुमने आज भाभी को बदरूह बना दिया। आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। भाभी को आने दो ज़रा। अनसर ने मसनूई गुस्से से कहा, अपनी भाभी को मत बताना यार, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ नीली हवेली जाने को तैयार हूँ। रियासत ने घबराहट में हामी भर ली और इससे जान छुड़ाने में ही आफियत थी। नहीं, अब तो मैं भाभी को बता कर ही रहूँगा। भाभी, अनसर ने ऊंची आवाज़ लगाई तो भाभी सचमुच कमरे में आ खड़ी हुई। वो किसी काम के सिलसिले में इधर ही आ रही थी। इन्हें देखकर रियासत घबरा गया। जी अनसर भाई, आप बुला रहे हैं? आप कब आए? घर में सब कैसे हैं? और आपने आज फिर गिलास तोड़ दिया? भाभी शायद किसी चीज़ की तलाश में उधर ही आ रही थी और अनसर के बाद उनकी नज़र रियासत के कदमों में बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों पर पड़ गई। मत पूछो बेगम, किन हालात में यह गिलास टूटा है। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहरान ने। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहरान ने, अनसर ने तस्हीह की।
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 रुपये। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने अनसर ने तस्दीक की। इस मुहावरे पर तुम्हें मेरी तस्दीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आनों का इस्तेमाल बंद हुए अरसा बीत चुका है और अब रुपयों का ज़माना आ गया है। रियासत ने फ़लसफियाना अंदाज में कहा, क्यों तस्दीक ना करूँ, जब गलती करोगे तो दुरुस्त करना मेरा फ़र्ज़ है। अनसर ने कहा तो भाभी ने इसकी बात की तायद की। इनकी बातें तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप सुनाएं अनसर भाई, मास्टर साहब और खाला कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाभी, सब ठीक हैं। वो मैं कहना चाहता था कि हम दोनों आज रात का खाना बाहर खाने जाएंगे, इसलिए कुछ देर हो जाएगी, आप परेशान ना होना। अनसर ने बात पलटी तो रियासत की जान में जान आई। अच्छा इतनी बात है, अनसर भाई को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, और हाँ, आते हुए मेरे लिए दही भले लेते आना। भाभी ने मुस्करा कर रियासत को कहा, जी बेगम साहिबा ठीक है, कोई और हुक्म? रियासत ने मौदबाना लहजे में कहा तो भाभी हंसती हुई बाहर चली गई। रियासत का अंदाज देखकर अनसर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बेगम की खिदमत करना चाहिए यार, वैसे भी सियाने कहते हैं खिदमत में अज़मत है। अनसर के बोलने से पहले ही रियासत ने बेगम के सामने मौदबाना अंदाज इख्तियार करने की वजाहत कर दी। जी जी, सियाने कहते हैं मेहनत में अज़मत है। तुम्हारी बात सुनकर वो भी अपना सर पीट रहे होंगे। वैसे इस मौका पर एक ही मुहावरा फिट बैठता है, और वो है जोरों का गुलाम। अनसर ने ज़ोरदार कहकर लगाते हुए कहा, अच्छा ज़्यादा बातें नहीं करो, अपना प्लान बताओ।